नमस्कार आप सबको, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ क्रिस क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 के समाज विज्ञान का दूसरा चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले हमने डिस्कस किया था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ डिटेल नोट्स जो है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये जो वीडियो है, मतलब ये जो चैप्टर है, ये किससे रिलेट कर रहा है। भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले हमने जब यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा था तो हमने जाना था कि भाई जो राष्ट्रवाद है उसका मतलब होता क्या है। राष्ट्रवाद का एक सिंपल सा मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, तो इससे पहले हमने यूरोप में भी पढ़ा था कि भाई यूरोप में भी राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और भारत में भी राष्ट्रवाद की भावना भी बढ़ने लग गई थी। अब कैसे बढ़ने लगी थी, जैसा कि हमारे को पता है, आपको इसमें थोड़ा जानने को मिलेगा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा जानने को मिलेगा। इसमें गांधी जी के बारे में जानने को मिलेगा। गांधी जी ही क्यों? क्योंकि गांधी जी द्वारा ही लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, या फिर बोले तो भाई उन्होंने ही उसको बढ़ावा भी दिया था। ठीक है, तो हम आगे समझ लेते हैं। इतिहास को समझने के लिए यह रूप बहुत ही बड़ा है। जैसा कि हमें पता है, अंग्रेजी शासन से पहले भारत बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और विकसित देश हुआ करता था। बिल्कुल सही बात है। देखो क्या था कि अब अंग्रेज जब आए थे 1600 ईस्वी में, तो 16वीं ईस्वी में, तो उसके अंतर्गत क्या था कि भाई यहाँ पर जो भारत था वो बहुत ही ज्यादा अमीर देश हुआ करता था। अमीर देश कैसे? जैसे हमारे को पता है कि भाई यहाँ पे गुप्त साम्राज्य था, दिल्ली सल्तनत थी, और भी कई सारे शासक जो थे यहाँ पे शासन किया करते थे, और सारे के सारे जो थे वो बहुत ज्यादा अमीर थे। मतलब बात करें, जो भारत था वो बहुत ही ज्यादा अमीर देश हुआ करता था। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। लेकिन स्थिति कहाँ पे बिगड़ी? क्योंकि देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं कोलंबस के बारे में। अब जो कोलंबस व्यक्ति था, कोलंबस जो था वो भारत की खोज में निकला था। वो भविष्यवाणी बहुत ज्यादा करता था, तो भविष्यवाणी के तौर पर ही भारत की खोज में निकला था। लेकिन उसने गलती से अमेरिका की खोज कर दी थी, और मरते दम तक उसको ये बात ज्ञात नहीं थी कि उसने जो देश खोजा है वो भारत नहीं है, वो अमेरिका है। उसके बाद आपने सुना होगा वास्को डिगामा के बारे में। वास्को डिगामा ने ही भारत की खोज की थी। जब वास्को डिगामा को पता चला तो धीरे धीरे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे आई तो उन्होंने अपनी आर्मी बढ़ाने लगे। आर्मी बढ़ाने के बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, भारत पर अपना कब्जा शुरू कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ था, भारत जो सोने की चिड़िया हुआ करता था वो वापस अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा नीचे गिरता हुआ चला गया था। अब कैसे गिरा था? जैसे हम बात करें, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसके अंतर्गत क्या हुआ कि भारत पे बहुत ज्यादा कर लगाया जा रहा था। भारत में से भारत के जो लोग थे वो विदेशी वस्तु बहुत ज्यादा खरीदने लग रहे थे, जिसकी वजह से क्या था कि भारत की अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा गिरती हुई जा रही थी। तो चलिए हम समझ लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। देखो, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी वो 1914 में हुई थी, जैसे कि सबको पता ही है। अब यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसकी जो आर्मी थी वो भी उसमें ऐड हो रखी थी। अभी उसकी जो आर्मी थी, अब उनको चाहिए थी सहायता। तो सहायता कहाँ से लेंगे? भारत को। भारत से सहायता क्यों लेंगे? क्योंकि भारत पर उन्होंने क्या कर रखा है, अपना वर्चस्व जमा रखा है। इस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के रक्षा व्यय खर्चों में भारी इजाफा हुआ। इसकी भरपाई और कर्ज के लिए ब्रिटिश कंपनी ने करों में वृद्धि कर दी। अब किसके करों में वृद्धि कर दी? भारतीय लोग जो थे, जो टैक्स दिया करते थे, जो कर दिया करते थे, उनके करों में उन्होंने क्या कर दी, बहुत ही ज्यादा वृद्धि कर दी। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर प्रारंभ कर दिया गया, जिसकी वजह से भारतीय लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पे सीमा शुल्क का मतलब है, अगर व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने जा रहा है तो वहां पे जो सीमा शुल्क है उसको भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। गांव में सिपाहियों का जबरन भर्ती करवाया गया, जिसमें से प्रमुख था पंजाब। अब यहाँ पे पंजाब ने जब अंग्रेजों की सहायता की तो उसको लगा कि अंग्रेज जो है उसको आगे जाके कुछ ना कुछ इनाम देंगे, मतलब कुछ तोहफा देंगे, लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ। जैसा कि हम जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो होप ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा आपको। आगे समझते हैं। यह वही समय था जब फसल भी बर्बाद हो चुकी थी और खाने की सामग्री में भारी कमी आ चुकी थी। अब देखो यहाँ पर जब अंग्रेजों ने कर जो था वो दुगना कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, सामानों की जो कीमतें थी उन्होंने वो भी दुगनी कर दी। अब यहाँ पे यही वो समय था जहाँ पे क्या हुआ था, फसल भी बर्बाद हो चुकी थी और जो खाने की सामग्री थी उसमें भी भारी कमी आ गई थी। अब जो लोगों का जीवन निर्वाह है वो और भी ज्यादा मुश्किल होने लग रहा था। इसी समय फ्लू की महामारी फैल गई, जिसमें 120 से 130 लाख लोग भी मारे गए। युद्ध खत्म होने के बाद लोगों के अंदर उम्मीद जागी कि यह सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने बिल्कुल भी रिलीफ नहीं दिया उनको।
आगे हम समझ लेते हैं, जब ये सारी सिचुएशन हुई तो यहाँ पे अब जो सिचुएशन थी अब थोड़ी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब महात्मा गांधी का प्रवेश होता है भारत में तो उनके द्वारा कई सारे आंदोलन चलाए जाते हैं। उन जो आंदोलन चलाए गए उसमें काफी बार वो सफल भी हुए। अब कैसे हुए देखो, यहाँ पे थोड़ी स्थिति थी कि भाई जो गांधी जी जो थे उनका जन्म जो था वो कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अब ये जो थे वो पेशे से वकील थे। वो उनका जो काम वगैरह था, जो हम बात करें वकालत का जो काम वगैरह था, उनके लिए उनको बाहर बुलाया गया। तो एक बार वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो सफ़र करते हुए वो फर्स्ट ईयर में घुसे, मतलब जो पहली बोगी होती है जो एसी वाली होती है जहाँ पे अंग्रेज लोग थे, वहीं पे उनको अनुमति थी जाने की। लेकिन हमारे जो गांधी जी थे उन्होंने भी उसी ट्रेन में सफ़र किया। पहले जो टायर के बारे में बात करते हैं उसी में उन्होंने क्या किया, सफ़र किया। अब वहाँ पर जो अंग्रेज थे उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ गोरे लोग थे और गांधी जी ठहरे भाई भारत के, जो कि क्या थे, थोड़े से सांवले थे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे रंग भेद भी था। गांधी जी को वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। गांधी जी ने ये प्रण ले लिया कि अब जाना है तो सिर्फ उसी बोगी में जाना है। और वहाँ पर उन्होंने क्या किया भाई, ये जो प्रण था उनका सफल हुआ और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उसी बोगी में उन्होंने सफ़र भी किया। फिर जाते हैं वो दक्षिण अफ्रीका की ओर। दक्षिण अफ्रीका में वो देखते हैं कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा रंग भेद है, तो रंग भेद के लिए उन्होंने सत्याग्रह चलाया। सत्याग्रह चलाने के बाद वहाँ पे रंग भेद का जो उन्होंने सत्याग्रह चलाया वहाँ पे वो विजयी प्राप्त हो गए, मतलब वहाँ पे उन्होंने उस सत्याग्रह पर जीत हासिल कर ली और वहाँ पर रंग भेद जो था उन्होंने खत्म कर दिया। अब जिसकी वजह से गांधी जी को भारत में बुलाया गया। कब बुलाया गया? 1915 में गांधी जी को भारत में बुलाया गया था और 1916 में उन्होंने क्या किया, अपना आंदोलन चालू भी कर दिया था। तो अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि सत्याग्रह एक्चुअल में होता क्या है। सत्याग्रह के विचार में ही सत्य की शक्ति, सत्य की राह पर चलना सत्याग्रह कहलाता है। मतलब अगर हम कुछ भी आंदोलन करते हैं तो हम सत्य की राह पर चलेंगे। इसका उद्देश्य सच्चा होता है। यदि संघर्ष अन्याय के खिलाफ हो तो अहिंसात्मक रूप से भी हम उसको जीत सकते हैं। कैसे? अहिंसात्मक रूप से, मतलब हमारे को वहाँ पे हिंसा नहीं करनी है। मान लो कि आपको किसी से भी बदला लेना है तो आप हिंसात्मक रूप वहाँ पर नहीं अपनाओगे। इसमें शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होगा कि भाई आप अपना दिमाग चलाओगे और क्या करोगे, सत्य की राह पर चलोगे। ठीक है, गांधी जी पेशे से एक वकील थे, जैसा कि हमने डिस्कस किया। गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चलाया था, जो कि रंग भेद के ऊपर था। गांधी जी 1915 में भारत लौटे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। इससे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई जगह पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया और भारत की रूपरेखा को पूरी तरह से बदलने का प्रयत्न किया था। भारत में गांधी जी ने अपना सत्याग्रह 1916 में किया, जो कि बिहार के चंपारण में था। ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो गांधी जी थे उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ चलाया था, तो आपको याद रखना है बिहार के चंपारण में उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह चलाया था 1916 में। उसके बाद 17 में भी चलाया और 18 में भी चलाया। यह सत्याग्रही दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए था। 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए आवाज उठाई। खेड़ा जिले के किसान अपना कर्ज चुकाने असमर्थ थे, क्योंकि पूरी फसल पूरी तरह से खराब हो गई थी और महामारी ने उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब यहाँ पे खेड़े जिले के बारे में हम बात करें, किसान जो थे, देखो यहाँ पे बागान व्यवस्था के खिलाफ था। यहाँ पे क्या था कि बागों में जो किसान काम किया करते थे उनके लिए था। अब जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पर क्या था कि उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। उस समय फ्लू की महामारी भी बहुत ज़्यादा थी। खाने की जो बात करें, जो भी फसल वगैरह थी या फिर खाने की जो सामग्री थी उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आई थी। अब यहाँ पे इस सब के बावजूद जो अंग्रेजी सत्ता थी, मतलब अंग्रेजी शासन जो था वो क्या चाहता था, लोगों से कर चाहता था। ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या था कि जो अंग्रेज थे यहाँ पे कर कम नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। फिर 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी ने मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई थी। अब यहाँ पे क्या था कि भाई अर्थव्यवस्था भी अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा सही करनी थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में उनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी। कैसे होने लगी थी? सिंपल सी बात है, जब आप गोला बारूद के बहुत ज़्यादा उपयोग करोगे और वहाँ पर क्या हुआ कि भाई वहाँ पर आपको खरीदना पड़ेगा, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को लगाना पड़ेगा, कर्मचारी लगाने पड़ेंगे, है ना, जिसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा खर्चा होने लग जाएगा। और खर्चे के लिए उन्होंने भारत को चुना कि भाई उसकी भरपाई भारत से करेंगे वो। आगे हम बात करते हैं 1919 में रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया, जिसे काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। देखो रोलेक्ट एक्ट जो था वो ऐसा एक कानून था जिसमें क्या था कि भाई जहाँ पे सरकार जो थी वो किसी भी शक के बिना पर किसी भी व्यक्ति को उठा लेगी और उसको जेल में डाल देगी 2 साल तक। ठीक है, तो ये क्या था, काला कानून था, जिसके लिए जो लोग थे वो इससे काफी विरोध में थे और काफी आंदोलन भी किया, मतलब इसके खिलाफ वो खड़े भी हुए थे। ठीक है, तो ये हमारा 1919 का जो रोलेक्ट एक्ट था उसको काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस कानून के अतिरिक्त सरकार राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना चाहती थी। अब यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियां जो चल रही थी उसको भी वो रोकना चाह रही थी। ठीक है,
आगे हम समझते हैं, महात्मा गांधी अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अवज्ञा चाहते थे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। काले कानून के विरोध में लोगों ने दुकान बंद कर दी, रैली और जुलूस निकाला, लोग हड़ताल पर चले गए। अमृतसर में सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, जैसे कि हम बात करें, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सैफुद्दीन किचलू। अब जो सैफुद्दीन किचलू और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये दो प्रमुख नेता थे, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि भाई यहाँ पे जब काला कानून था, जैसे हमने बात की, लोग जो थे काफी विरोध में थे, तो इन दोनों को जेल में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से हमारे को पता चलता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण था। पुलिस ने अमृतसर शांतिपूर्ण जुलूस में गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंक, डाकखाने, रेलवे स्टेशन आदि सब पर हमला करने लग गए, जिस पर काबू कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसके लिए अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू किया। अब जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि गांधी जी को तो रोक लिया, अब यहाँ पे जो लोग थे वो काफी ज्यादा गुस्से में थे। तो गुस्से में क्या था कि उन्होंने क्या किया, बैंक, डाकखाने, रेलवे स्टेशन और भी कई सारी जगहें थी जहां पर उन्होंने क्या किया, हमला करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जिसपे काबू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से उन्होंने मार्शल लॉ लागू किया। मार्शल लॉ क्या था कि भाई मार्शल लॉ में मिलिट्री के जो सबसे उच्च पद के अफसर होते हैं उसको उसका मुखिया बना दिया जाता है। तो मार्शल लॉ में जो मुखिया बने वो कौन थे, जनरल डायर थे, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको बता देते हैं ऐसी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। बैसाखी का मेला चल रहा था, और जैसा कि हमारे को पता है भाई सैफुद्दीन किचलू और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको जेल में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से क्या था, लोगों के मन में और भी ज्यादा गुस्सा भरने लग गया था। तो उन्होंने क्या सोचा, जलियांवाला बाग में जाएंगे, इकट्ठे होंगे, वहां पे क्या करेंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। कुछ लोग वहां पर बैसाखी के मेले के लिए भी गए हुए थे। अब जनरल डायर जो था वो पूरी तरह से तैयार था वहां पर। उसने जैसे ही वहां पे लोग आए तो वहां पे अपनी सेना के साथ तैयार था, उसने नियति भीड़ पर गोलियां चला दी और सैकड़ों लोग वहां पर मारे गए थे। तो ये क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था। बिल्कुल सिंपल सिंपल सा है। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो कब हुआ, देखो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग एकजुट हुए। मैदान चारों तरफ से बंद था और इलाके में मार्शल लॉ लागू था। जैसे हमने बात की, जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ बंदूक ताने वहां पे तैनात था। जैसे ही भीड़ इकट्ठी हुई, जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी और किसी पे भी उन्होंने रहम नहीं की, चाहे वो बच्चे हो, औरतें हो या फिर आदमी हो, सब पर उन्होंने क्या कर दी, गोलियां चला दी। अगर आप वहां पे जाओगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे सैकड़ों लोग मारे गए। अंग्रेज सिर्फ यही चाहते थे कि वे भारतीयों पर अपना डर कायम कर सके, परंतु भारतीय लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, सिर्फ वो डर कायम करना चाहते थे। लेकिन बाद में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो यहाँ पे जनरल डायर से इसकी बात पूछी गई कि भाई यहाँ पर तुमने ऐसा किया तो क्यों किया। फिर यहाँ पे जो हम बात करें, इसके बाद 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ। बाद में गांधी जी ने अपना सत्याग्रह वापस ले लिया। गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में छपी थी। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या था कि भाई सत्याग्रह का मतलब, जैसे हम बात करें कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी चलाया था। अब असहयोग आंदोलन क्या था, देखो असहयोग आंदोलन का मतलब है, जैसे आप यहाँ पे उनकी पुस्तक देख रहे हो हिंद स्वराज, उसके अंतर्गत उन्होंने क्या बताया, देखो जैसे हम बात करें कि अगर अंग्रेजी सत्ता यहाँ पर टिकी हुई है तो वो हमारे सहयोग से टिकी हुई है। अगर अंग्रेजी सत्ता को यहाँ पर सहयोग नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि भाई वो 1 साल के अंदर यहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ पे इस आंदोलन का नाम दिया असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन के साथ एक और आंदोलन जुड़ा था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन आंदोलन जो था वो दो मुख्य भाइयों द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कि थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, तो यहाँ पे दो आंदोलन चले थे, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, दोनों मिक्स हो गए थे। और फिर यहाँ पे हम बात करें 1922 में जब चोरा चोरी हत्याकांड हुआ, तो जिसकी वजह से क्या था, अपना असहयोग आंदोलन जो था उन्होंने वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी जो चाहते थे, जैसे हमने बात की थी सत्याग्रह के बारे में, सत्याग्रह है क्या, तो भाई यहाँ पर जब सत्याग्रह चलाया जाता है तो वहां पर आपको हिंसा नहीं करनी होती है, आपको हिंसात्मक रहना पड़ता है। इसी के आगे हम समझते हैं भाई ये जो आंदोलन था इसकी एक ही मांग थी, क्या, स्वराज लक्ष्य जो था वो था स्वतंत्र। मतलब यहाँ पे जो लोग चाहते थे वो क्या चाहते थे, स्वतंत्रता ही चाहते थे। हजारों विद्यार्थियों ने अपने स्कूल छोड़ दिए। शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। विदेशी कपड़ों को जला दिया गया, विदेशी सामानों को खरीदना बंद कर दिया गया। ये सब कारण जो था वो क्या था, असहयोग आंदोलन था। इन सबको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि आंदोलन लगभग सफल हो ही जाएगा, लेकिन कई जगह पर आंदोलन जो था वो धीमे पड़ने लग गया, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन जो था वो आगे जाके सफल नहीं हो पाया। इसके कारण हम समझ लेते हैं भाई यहाँ पे जो खादी कपड़े हुआ करते थे वो महंगे हुआ करते थे। मतलब जो भारत की जो वस्तु के बारे में हम बात करें, कपड़ों के बारे में बात करें, वो थोड़ी महंगी हुआ करती थी, जिससे लोग जो थे वो किस चीज को प्रेफर करते थे, मतलब जो अंग्रेजी द्वारा जो वस्तुएं दी जाती थी, बेची जाती थी, वो ज्यादा सस्ती हुआ करती थी। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने क्या किया, स्कूल लौटना वापस शुरू कर दिया। वकील दोबारा अदालत में दिखाई देने लग गए। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह जो था वो धीमा पड़ने लग गया। ज्यादातर लोग खेती किया करते थे, बेगार नियम का पालन करना पड़ता था।
अब यहाँ पे कारण देख लेते हैं भाई। यहाँ पे क्या था भाई, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू जी ने किसानों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया। इसमें बेकार अवस्था को खत्म करने का प्रयत्न किया जा रहा था भाई। बेकार अवस्था में जो लगान दिए जाते थे उसको कम किया जाए, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का असहयोग आंदोलन के बाद आदिवासियों ने कुछ और ही मतलब निकाला, क्योंकि यहाँ पे क्या था भाई, गांधी जी की जो बात थी वो डायरेक्ट आदिवासियों तक नहीं पहुंच पा रही थी। कई स्थानीय नेता लोगों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी, किसी को भी कोई लगान नहीं भरना पड़ेगा, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। इससे साफ पता चलता है कि गांधी जी की बात किसानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट था। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो भाई यहाँ पे आगे हम बात करें कंप्लीट चैप्टर के नोट्स जो है आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोस। होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन, हैव अ नाइस डे टू ऑल।